टीवी में बहुत सारे चेहरे आते, कुछ याद रह जाते, कुछ भूल जाते, पर आज मैं आप ऐसे चेहरे से मिलाऊंगी, मतलब महिलाओं ने इस चेहरे को इतना हेट किया है, पर इन रियलिटी ही इज़ वेरी नाइस, वेरी काइंड, वेरी टैलेंटेड एंड ऑफ कोर्स ही इज हैंडसम। थैंक यू सो मच वैसे, थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि हाँ, महिलाओं ने बहुत नाराज़गी दिखाई मुझे, और मुझे लगता है वो नाराज़गी बहुत ज़रूरी भी थी मेरे लिए, क्योंकि अगर वो लोग नाराज़ नहीं होती या हेट नहीं करती मनराज शाह के कैरेक्टर को, तो शायद फिर मुझे चिंता हो जाती कि यार ये लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर पूरी कोशिश की थी कि उससे वो चीज़ मिले जो कैरेक्टर से डिमांड थी। वो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस तरह से उसको निभाऊँ कि लोग गुस्सा हो, नाराज़ हो और बोले यार ये कैसा आदमी है, इतना गंदा आदमी है, क्यों गलत कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। ये हो चुका, अभी तो आपने शो छोड़ दिया और इतने दिल दुखाए कि क्या बताया आपको। तो यही असलियत है कि मतलब उस नफ़रत और उस हेट्रेड के पीछे, उस नाराज़गी के पीछे इतना सारा प्यार छुपा था, जो अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने अपना एग्ज़िट अनाउंस किया उसके बाद इतने सारे मुझे मैसेजेस आए, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए ट्विटर पे, और कितने 2-3 दिन तक वो ही ट्रेंड कर रहा था। तो मुझे लगा कि यार चलो मैंने कुछ तो सही किया हो, जो आज इतना सारा प्यार मुझे मिला। देखिए, तो मैं सब जगह बता चुका हूँ कि 4 साल मैंने अपने किरदार के लिए, उन 4 साल में पहले 3 साल मैंने वो बहुत गुस्से वाला, बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला कैरेक्टर किया, उसमें मैंने पूरी जान डालने की कोशिश की अपनी तरफ से, और आई वर्क वेरी हार्ड टूवर्ड्स क्रिएटिंग वनराज शाह द वे इट वॉज। और उसके बाद फिर जब 5 साल का लीव हमने लिया, जब अनुपमा और वनराज के छोटे बेटे की डेथ हुई थी, उसके बाद मैंने 5 साल का लीव लिया था। फिर मैंने उसमें एक थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया, मैंने मूंछें हटा दी, फिर उसके बाद मैंने उसमें कुछ नए शेड्स और कलर ऐड किया, जिसमें उसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ह्यूमरस भी किया, थोड़ा उसको और एजी कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कि लोग और ज़्यादा डरने लगे उससे कि यार ये अभी हंस रहा है, कुछ करेगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं है, तो अनप्रडिक्टेबल कर दिया था उसको। और क्या होता है कि जब भी किसी की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो, जैसे उनके बेटे की डेथ दिखाई, तो किसी भी इंसान में या माँ बाप में उनकी पर्सनैलिटी या उनके अंतर्मन को हमेशा के लिए ऑल्टर कर देगी कोई भी ऐसी अगर इंसिडेंट होता है। तो उस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया, उस कैरेक्टर को काफ़ी मैंने चेंज भी किया था। वो भी लोगों को बहुत पसंद आया, लोग उसको बहुत पसंद करने लगे, और उनको एंटरटेनमेंट वैल्यू उनकी उनको लगा बहुत बढ़ गई है। तो मैंने ये पूरे 4 साल में मैंने इतना कुछ दिया उस कैरेक्टर को, फिर मुझे लगा कि यार अब क्या। तो एज एन एक्टर अब उस कैरेक्टर को देने के लिए मेरे पास कुछ खास बचा नहीं था। तो मुझे काफ़ी समय से वो मंथन चल ही रहा था मेरे मन में कि अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया कि अब मैं मूव ऑन करूँ और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ एज एन एक्टर। 4 साल बहुत बड़ी बात होती है, और मेरा पहला डेली शो था, तो मेरे लिए वैसे भी बहुत बड़ी बात थी कि मैंने 4 साल दिए, और 4 साल में मैंने उसको काफ़ी जितना मैं कर सकता था किया। अब मुझे और किरदार करना है, एज एन एक्टर और ग्रो करना है। तो मेरा यही वजह थी कि मैं अब मूव ऑन करना चाहता था, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे इससे अलग होना चाहिए। आपको शायद मेरा सवाल पसंद है, पर मुझे पूछना पड़ेगा। ऐसे अफवाह है कि आपका और रूपालिका जम नहीं रहा था, और उसके चलते सागी जी के साथ में आपकी क्लैश हुई। आप ही सच बात बताइए। देखिए, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया कि जो अफवाहें फैलती, तो अफवाह जो होती है उसको अफवाह रहने देना चाहिए। अफवाह तो अफवाह है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। कहानियाँ लोग बुनते हैं, कहानियाँ अपने आप बनती हैं, तो वो कहानियाँ जो हैं उनको कहानियाँ रहने देना चाहिए, उनको सच से नहीं जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और सच यही है कि मेरा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूपाली मेरी मित्र थी और है और आगे भी रहेगी, और ऐसा कोई क्लैश नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे, और अगर मुझे किसी एक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, लेकिन मैं शो छोड़ के तो नहीं जाऊँगा। शो क्यों छोड़ूँ, अनलेस आई हैव माई ओन बिजनेस, जो मैंने आपको बताया कि एज एन एक्टर मेरे पास अब बहुत ज़्यादा ऑफर करने के लिए नहीं था। आप जब शो में गए थे, मेरे ख्याल से 4 साल हुए होंगे,
जी। जब गए थे तो एक सब जानते थे सुधांशु पांडे शो छोड़ा, शो जब मतलब टीआरपी छोड़ ही नहीं रहा था और आपने शो छोड़ा, तो अभी वनराज नाम से आपको सब बुलाते थे, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो स्टेप्स है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं देखिए, जो कोई भी कैरेक्टर जब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है या आइकॉनिक बन जाता है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि आइकॉनिक कैरेक्टर था आपका, तो लोग उस नाम से ऑब्वियसली आपको याद रखते हैं। अमजद खान साहब को आज तक लोग गब्बर सिंह के नाम से याद रखते हैं। बच्चन साहब और धर्मेंद्र के कैरेक्टर को जय वीरू आज तक फेमस है। तो जब वो कैरेक्टर्स कुछ ऐसे आइकॉनिक बन जाते हैं, जब आपको उसी नाम से लोग बुलाने लगते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपने कुछ तो ऐसा किया उस कैरेक्टर में जो लोग इतना उससे जुड़ जाते हैं कि आपको उसी कैरेक्टर के नाम से याद करें। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग वनराज से इतना जुड़ गए थे कि उसको वनराज शाह के नाम से जानने लगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आगे भी जो मैं किरदार करूँ जीवन में, वो ऐसे हों कि आइकॉनिक बनते रहें और लोग उससे जुड़ जाएं इतना कि उस नाम से ही कैरेक्टर को याद करें। बिल्कुल, उसमें कोई दो रात है नहीं। सुधांशु जी, आपने अपने करियर की शुरुआत एज ए मॉडल की, फिर आपने एक टीवी सीरियल किया, अभी डेली सोप में आया, जी। तो ये जो स्टेप्स है दैट वाज इन, आप मतलब कैसे देखते हैं कि ग्रोथ के लिए है कि एक्सपेरिमेंट है आपके लिए? नहीं देखिए, ग्रोथ तो हर कैरेक्टर के साथ एक्टर की होती है। हर जो किरदार आप नया करते हैं उसमें आपकी एज एन एक्टर ग्रोथ होती रहती है। मेरा मानना यह है कि मैंने शुरुआत एज ए मॉडल की, फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग शुरू की। मेरी पहली फिल्म खिलाड़ी 420 आई, उसके बाद मैंने 50 फिल्में की, 50 हिंदी फीचर फिल्म, नहीं फीचर फिल्म मैंने 50 की हैं, उसमें से 6-7 मेरे ख्याल से तमिल फिल्म भी हैं, एक हॉलीवुड फिल्म भी है। तो मैंने अलग अलग किरदार निभाए और हर किरदार के साथ मुझे लगता है मेरी ग्रोथ हुई थी लाइफ में। और वो ऐसा कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी, पर कलाकार की ज़िंदगी में कभी भी कुछ प्लान तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिएटिव फील्ड है और उसमें कब क्या क्रिएट हो जाए कुछ पता नहीं। तो हम लोग का जीवन ऐसे ही है कि हम कुछ भी नया करते हैं तो उसमें हमेशा जान डाल देते हैं और उसमें यही उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस उसको याद रखे। तो मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ महाकाल हमेशा अच्छी ग्रोथ हुई है एज एन एक्टर। पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपके होते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं, तो उसके साथ जो आपके अंदर विजडम आती है उससे आप और ज़्यादा संजीदा एक्टर हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे कलाकार बनते जाते हैं। तो जीवन आपको कला सिखा देती है। अगर आप जीवन से कला सीखते हैं तो मुझे लगता है कि वो कला मैं सीखता आया हूँ अभी तक और आगे भी सीखता रहूँगा। काफ़ी बढ़िया कहा आपने हिंदी, मतलब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, जी। तो आपने कभी कोई फिल्म देखी थी जिसमें साउथ के 2-4 कलाकारों के साथ में आपने गोवा की थी, उस पर एक स्टोरी फिल्म आपके आधारित थी, फिल्म का नाम तो बिल्ला 2 नहीं, माला माला समथिंग, मतलब साउथ की फिल्म थी, तो मतलब जी। जिसमें आप एक हैंडसम फेस हो जाने के बावजूद आपका एक चेहरा से जला हुआ था। ओह अच्छा, वो तो मी गाँव है। हाँ, कल ही देख रही थी मी गाँव मैं। है। कल देखी आपने? हाँ, कल रात को। वो काफ़ी पहले की थी। उसमें वो मेरा पहला एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर था जिसमें मैंने प्रोस्थेटिक्स लगाए थे। हाँ। उसमें शायद मेरी लेफ्ट आई को वो यहाँ पे ऐसे कुछ करा था, डैमेज किया था, पूरा फेस डैमेज हुआ था। वो बहुत ही लीथल कैरेक्टर था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ब्रूटल कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। हाँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर मैंने प्ले किया। तो वो भी एक अपने आप में एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा कि हर किरदार के साथ आपकी ग्रोथ होती है, हर किरदार के साथ आप कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह के कैरेक्टर्स प्ले करके मैं सीखता आया हूँ और आई एम श्योर कि जो भी मैं करता हूँ लोगों को अच्छा लगता है, तभी लोग इतना जोड़ते हैं और आगे भी ऐसे ही करें। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि कल जब मैंने देखा आपको जी। फिर साउथ इंडियन फिल्म में, मैं सरप्राइज हो गई। एक हिंदी भाषा नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का लड़का हिंदी फिल्में करता है, मॉडलिंग करता है, म्यूजिक एल्बम करता है, वो करते करते साउथ तक पहुंच गया। तो ये जो आपका एक लैंग्वेज के लिए फ्लेवर है, किस तरह से आपने अडैप्ट किया? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे कहते हैं ना, लव हैज़ नो लैंग्वेज, है ना, उसी तरह से मुझे लगता है कला की भी कोई लैंग्वेज नहीं होती। एक्टर जब एक्ट करता है तो वो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है और मुझे लगता है इमोशन अगर जेन्युइन है तो वो आपको टच करेगा, चाहे वो आप किसी भी लैंग्वेज में बयान करें। अगर आदमी रोता है तो वो रोने की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मैं तमिल में अलग तरह से रोऊंगा और हिंदी में अलग, तो रोना रोना ही होता है।
आपके आंसू आंसू ही होते हैं, तो जब आप वो एक्सप्रेशन देते हैं तो वो आपके दिल को छुएगा। तो इसलिए लैंग्वेज मेरे लिए कभी भी बैरियर नहीं रही। कल को अगर मैं हॉलीवुड की कोई एक और फिल्म करता हूँ लाइफ में, इंग्लिश में करता हूँ या जो भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग वो होगा। मुझे लगता है अगर इमोशन अच्छा करेक्ट है जेन्युइन है तो आपको महसूस होगा। 2-4 साल से ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगी आपका। आपने मतलब आपका म्यूज़िक बैंड मतलब स्टार्टिंग में म्यूज़िक बैंड का काफ़ी टाइम के लिए बंद था, वापस से अभी रिवाइव कर रहे अच्छा। हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है म्यूज़िक एस्टैब्लिशमेंट, ब्रांड का एस्टैब्लिशमेंट क्या है और वापस रिवाइव, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए म्यूज़िक तो हिस्सा रहा है मेरे जीवन का, क्योंकि मैं इंडिया के फर्स्ट एवर बॉय बैंड का हिस्सा रहा, बैंड बॉय, और हम लोग बहुत बड़ी सक्सेस थे और उसकी ब्रांड वैल्यू आज भी इतनी तगड़ी थी कि हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग फिर से उसको रिवाइव करें, और आज हमने वही किया। और पहले एल्बम के जो हमने कमबैक एल्बम निकाला है उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और अब हमने सोचा कि अब इसको आगे बढ़ाएं। और बहुत सारा म्यूज़िक हम लोग अब ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत सारा म्यूज़िक आने वाला है। 2 और म्यूज़िक वीडियोज़ अभी एक रिलीज़ कर चुके हैं, 2 और एक के बाद एक आ रहे हैं, और सेकेंड एल्बम भी हमने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी बहुत सारा उस फ्रंट पे भी काम हो रहा है। तो आई एम श्योर फॉर एन आर्टिस्ट इट इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कीप डूइंग वेरियस थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वही हमारा पैशन है, उसी के लिए एक कलाकार जीते। हैपनिंग है। गॉड इज़ काइंड, आई वुड से। अच्छा, अनुपमा के बारे में क्या मतलब आपको उन्होंने वापस ऑफर दिया उसी सेटअप में, उसी कलाकार, वही निर्माता हो गए, तो वापस आप काम करना चाहेंगे या अनुपमा के बाद में आप क्या कर रहे हैं? एक तो बैंड बॉयज़ का आपको पता ही है, म्यूज़िकल जर्नी मेरी फिर से शुरू हो चुकी है। दूसरा कुछ मैं और कर रहा हूँ जिसके बारे में बातचीत अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे अलाउड नहीं, तो उसका भी समय आएगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी नाइस एंड बिग। तो जब उसका सही वक्त आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में बताऊँगा। वेब सीरीज? नहीं है तो OTT, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलिए, आप करेंगे, बहुत अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपका मॉडलिंग, आपका फेस इतना चार्मिंग रहा, आपके जो एड्स थे, बाद में अपनी एक्टिंग शुरू की, उसके बाद में आपने म्यूजिकल जर्नी चालू की, बाद में सीरियल, मतलब हर एक स्टेप्स में आप लुभाते ही रहे। तो आई एम श्योर ये भी आपका अच्छा ही होगा। आई एम श्योर ये भी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी आप करने जाते तो यही सोच के जाते हैं कि आप अपना बेस्ट देंगे उसको, और उसका रिजल्ट जो होगा वो अच्छा होगा। इन द एंड वी ऑल वांट द लव ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट ऑडियंस इज गॉड फॉर अस, एंड देयर लव इज एवरीथिंग, इट मीन्स एवरीथिंग टू अस। अच्छा, आखिरी में आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, गणपति आने वाले, आपकी कोई पसंदीदा आरती के 4 लाइन सुना सकते हैं? अरे बाप रे, आरती तो मुझे बहुत मुश्किल से कोई याद होगी। मुझे लगता नहीं कि कोई भी गणपति की आरती मुझे ऐसे याद है। और मैं हालांकि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, मुझे मंत्र बहुत सारे याद हैं, बहुत सारी चीज़ें याद हैं जो मैं बोलता हूँ, बट आरती ऐसे ऑफ हैंड मुझे कोई याद नहीं। बट तुम्हें अगर चाहिए तो मैं अपने बैंड बॉयज़ के पहले वाले गाने चाहता हूँ। चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालो तुझे तो पालूं जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आना, लहरों की हर खत्ते गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाहा तुझे है जहाँ से भी ज़्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। सुधांशु जी, थैंक यू सो मच, और आपको आने वाले अपने जो भी आपके वेंचर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे सुधांशु पांडे, मतलब इनका चार्मिंग फेस, मनमोहन
मनमोहक पर्सनालिटी और इतना मतलब दिल को छू जाने वाला आवाज़ है इनका। आपको क्या लगता है कौन से अवतार में आपको सुधांशु पांडे जी पसंद है? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हम सुधांशु जी को लिंक उसमें टैग करेंगे। जी ज़रूर, आई वुड लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।